फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जे क्लास टेंथ के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, आपका एग्जाम में जो है तो 30+50 आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि दोस्तों आपका 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 50 सब्जेक्टिव प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव और 46 सब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आपका टोटल एग्जाम में 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना दोस्तों? 80 नंबर का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनिए रहिएगा दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और दोस्तों आप वीडियो देख लेने के बाद दोस्तों अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से जो है लाभ हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे? 30 ऑब्जेक्टिव और 40 और दोस्तों हम लोग जो है 31 से लेकर 40 नंबर तक का जो है हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। कितना दोस्तों? 31 से लेकर 40 तक जो है हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, यानी कि दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग 16 प्रश्न इस वीडियो में जो है सॉल्व करेंगे। दोस्तों, चैनल पे अगर पहली बार आप आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि तो मैं जब भी अपलोड करूँ तो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों, मैं कुछ ही देर में आप लोगों के लिए वायरल पेपर जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम यानी कि कल आपका 16 फरवरी सॉरी दोस्तों आपका कल 19 फरवरी है। और दोस्तों आपका एग्ज़ाम क्या है? आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। कल हिंदी का एग्ज़ाम है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए मैं कल के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो कुछ देर में अपलोड कर दूंगा, इसलिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। कल आप लोगों का हिंदी का पेपर है। आप पंजीयन संख्या यानी कि दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर भर लीजिएगा, पंजीयन वर्ष भर लीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन ईयर, रोल कोड भर लीजिएगा। आपका रोल कोड क्या है? हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम लोगों को देखने को मिलता है रोल कोड के बाद रोल नंबर। क्या दोस्तों? रोल नंबर भर लीजिएगा, लिपि भर लीजिएगा। तो आप लोगों का लिपि जो होगा देवनागरी होगा दोस्तों, देवनागरी आप लोग भर लीजिएगा। लिपि, तिथि, डेट यानी कि आप लोग 19 फरवरी लिख लीजिएगा। 19 फरवरी 2024 आपका डेट होगा। यहाँ आप लोग दिव्यांग यानी कि अब विकलांग, आप दिव्यांग है तो यस पे टिक कीजिएगा, नहीं है तो नो पे टिक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। विकल्पीय अपठित बोध। तो दोस्तों आपका यहाँ अपठित बोध दिया गया है। देखिए, बहुविकल्पीय अपठित बोध। तो दोस्तों आपका यहाँ अपठित बोध दिया गया है। देखिए यहाँ क्या कहता है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो 1 से आपका 5 तक का जो क्वेश्चन रहेगा वो अपठित है दोस्तों। उसको आपको पढ़कर जो है ये दिया गया है, इससे आपको पढ़कर प्रश्न का आंसर देना है। तो आप लोग अच्छी तरीके से जो है पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हम लोग के पास जो है ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग इस वीडियो में जो है अभी लाइन बाय लाइन पढ़ने में जो है बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए तो हम लोग इसको अपठित बोध को नहीं पढ़ते हैं, गद्यांश को नहीं पढ़ते। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो है गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए आगे का लाइन भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपका 1 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न क्या कहता है? इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है? तो दोस्तों, जब गद्यांश जो दिया गया था आप लोग पढ़ लिए होंगे वीडियो पॉज करके। तो इस गद्यांश में किस बात का प्रति जो है सतर्क किया गया है? पहला कहता है बुद्धि के अतिरेक के प्रति, बी कहता है कल्पना के अतिरेक के प्रति, सी कहता है अर्थात की एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति, डी कहता है सौंदर्य के प्रति। तो 1 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात की एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति जो है इस गद्यांश में जो है इस गद्यांश में बात की प्रति जो सतर्क किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 2 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? क्या कहता है? देखिए, सुंदर वह है जो
खाली स्थान करती है? पहला ऑप्शन कहता है व्यवस्थित, बी कहता है आपका सामंजस्य, सी कहता है समन्वय, डी कहता है विचिक्षण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदर वह है जो सामंजस्य करती है। क्या दोस्तों? सामंजस्य करती है। 3 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, देखिए सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन है? तो सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन है दोस्तों? पहला ऑप्शन कहता है सौंदर्य का विभत्स रूप प्रस्तुत करने वाला, बी कहता है विभत्स का सौंदर्यीकरण करने वाला, सी कहते हैं अर्थात का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला, और डी कहता है आपका कल्पना को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने वाला। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला जो है सबसे दंडनीय व्यक्ति है। इस तरह से हम लोग तीन इम्पोर्टेंस, तो 3 प्रश्न देखे, ये तीनों प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? क्या कहता है? देखिए सौंदर्य कब उपयोगी होता है? तो सौंदर्य जो है वो कब उपयोगी होता है? पहला ऑप्शन कहता है देखिए जब जीवन का स्पर्श मिलता है, सी कहता है जब कल्पना का स्पर्श मिलता है, बी कहता है जब बुद्धि का स्पर्श मिलता है, डी कहता है आपका जब भावना का स्पर्श मिलता है। तो आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जब जीवन का स्पर्श मिलता है। तो सौंदर्य कब उपयोगी होता है? जब जीवन का स्पर्श मिलता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? तो देखिए पहला ऑप्शन कहता है कठिनाइयों का अदृश्य करना, कांटों के बीच फूलों को पालना, अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना, और डी कहता है आपका रेगिस्तान में मिराज के पीछे भागना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी एक गद्यांश दिया गया है। यहाँ प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ भी एक पद्यांश ऊपर जो पूछा गया था उसमें गद्यांश दिया गया था, तो इसमें एक पद्यांश पूछा गया। तो इस पद्यांश को जो है आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर जो है पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो देखिए पद्यांश में क्या दिया गया है? रवि भोर सुनहरा निकला, पर खेल सवेरा नाचा, भूभार कनक गिरी पिघला, भूगोल मही का बदला, नवजात उजेला दौड़ा, कनकन बन गया रूप हाला, मधु गीत पवन ने गाया। आगे क्या कहता है देखते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए संगीत हुई यह धरती, हर फूल जगह मुस्काया। तो ये जो आपका गद्यांश था आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर का प्रश्न कहता है प्रातःकालीन सूर्य को कवि किस रूप में देखता है? तो प्रातःकालीन सूर्य को जो है कवि किस रूप में देखता है? तो देखिए सबका पहला प्रश्न क्या कहता है? सवेरा होने पर निकलने वाले सूर्य के रूप में, बी कहता है भोर के रूप में, आगे क्या कहे? तो देखिए आपका सी नंबर का ऑप्शन कहता है सुनहरे रंग के रूप में, डी कहता है सुनहरे रंग के भोर के रूप में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी, सुनहरे रंग के भोर के रूप में। 7 नंबर का प्रश्न आपका कहता है देखिए कनक किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों कनक जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? पहला ऑप्शन कहता है सोना, बी कहता है रवि, सी कहता है महानता का, और डी कहता है आकाश। तो 7 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर पहला सोना। तो कनक का पर्यायवाची संघ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 7 का सोना। 8 नंबर का प्रश्न कहता है उजाले को कवि कैसा बताता है? तो उजाले को कवि कैसे बताता है? पहला कहता है नाचता और गाता हुआ, बी कहता है दौड़ता और भागता हुआ, सी कहता है नया और दौड़ता हुआ, डी कहता है रूपहाला और पिघलता हुआ। तो आपका उजाले को कवि कैसे बताता है? तो उजाले को कवि बताते हैं कि नया और दौड़ता हुआ। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? देखिए हवा के गीत गाने से पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो हवा के गीत गाने से पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ा? पहला ऑप्शन कहता है धरती का कण कण जाग गया, बी कहता है चलने लगी और धरती प्रश्न हो गई, सी कहता है धरती के कण कण में संगीत ध्वनित हो सका, और डी कहता है धरती के संगीत को सुनकर अपनी नींद तोड़ दी। तो 9 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धरती के कण कण में संगीत ध्वनित हो सका। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? इस कविता के सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो जो एक कविता दोस्तों, तो उस कविता का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? पहला ऑप्शन कहता है रवि का आगमन,
बी कहता है धरती का सौंदर्य, सी कहता है आकाश का रंग और डी कहता है फूल और धरती। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला, रवि का आगमन, यानी कि दोस्तों सूर्य का आगमन। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो अब हम लोग व्याकरण पोर्शन की ओर बढ़ते हैं। व्याकरण का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। तो निम्नलिखित प्रश्न दिया गया है उनमें से सही प्रश्न का आपको चयन करना है। तो देखिए 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, तो चीर चीर के अर्थ लिखे गए सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। तो देखिए यहाँ चाम्यार्सी चीर, चामे दीर्घी रा चीर, तो चाम्यार्सी चीर का आपका मतलब होता है वस्त्र, और दोस्तों आपका चामे दीर्घी रा का आपका चामे दीर्घी रा चीर का अर्थ होता है आपका पुराना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्त्र पुराना। देखिए 12 नंबर का प्रश्न आपका कहता है कोयल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा। तो कोयल का आपका पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा। देखिए पहला ऑप्शन कोकिला, जी हाँ ये दोस्तों आपका होगा। बी नंबर कहता है श्यामा, तो ये भी होगा आपका। सी कहता है पीक, तो पीक भी जो है आपका कोयल का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका दोस्तों खेचर जो है, ये खेचर आपका कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 13 नंबर का प्रश्न आपका कहता है दोस्तों, क्या कहता है देखिए, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। श्रद्धानंद, तो दोस्तों श्रद्धानंद का संधि विच्छेद करने पर कौन सा है, तो कौन सा होगा। पहला ऑप्शन कहता है श्रद्धा जोड़ आनंद, बी कहता है श्रद्धा जोड़ नंद, सी कहता है श्रद्धा प्लस नंद, डी कहता है श्रद्धा प्लस आनंद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रद्धा प्लस आनंद। 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है देखिए, आग बबूला होना, दोस्तों आग बबूला होना मुहावरा का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। पहला ऑप्शन कहता है बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रेम करना, सी कहता है आग जलाना, डी कहता है आपका खुश होना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत गुस्सा होना। तो आग बबूला होना का मुहावरा का सही अर्थ होगा दोस्तों बहुत गुस्सा होना, यानी क्रोधित होना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपको 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, रक्षा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग करके सुरक्षा शब्द बना। तो किस रक्षा में किस उपसर्ग का प्रयोग करके सुरक्षा शब्द बना है दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुशब्द उपसर्ग का प्रयोग करके आपका रक्षा का शब्द दोस्तों सुरक्षा का शब्द बना है। तो देखिए 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इतिहास शब्द में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा। तो एक शब्द लगाने से जो है प्रत्यय का कौन सा नया शब्द बनेगा, ये आपको बताना है। तो एक शब्द जोड़ने से आपका कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक। मतलब सभी का जो है उच्चारण करने पर जो है एक ही तरह का जो है सुनाई देता है, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर का प्रश्न कहता है जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया, रचना के आधार पर वाक्य पहचाने। तो रचना के आधार पर जो है आपको वाक्य पहचानना। पहला ऑप्शन का सरल वाक्य, बी का संयुक्त वाक्य, सी है मिश्र वाक्य, डी है उपवाक्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। 18 नंबर का प्रश्न कहता है पाप पुण्य सामाजिक पद में कौन सा समास है। तो पाप पुण्य सामाजिक शब्द में कौन सा समास है दोस्तों। पहला ऑप्शन कहता है अव्ययी भाव, बी कहता है द्वंद्व समास, और सी कहता है बहुव्रीहि, और डी कहता है द्विगु समास। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। इस तरह से आपका डैश लगा हुआ रहेगा दोस्तों, तो आपका वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों का जो है समास से दोस्तों आप लोगों का प्रश्न रहेगा ही रहेगा। आप लोग व्याकरण पोर्शन से जो है समास का देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो देखिए आपका 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, आज़ादी का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा। तो आज़ादी का आपका विलोम शब्द होगा क्या दोस्तों, गुलामी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए, होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोकित का सही अर्थ क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई पड़ती है। दोस्तों जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा जो है वो बचपन में ही दिखाई पड़ती है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला क्या कहता है, ये पठित गद्यांश दिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का आपको चयन करना है दोस्तों। तो ये आपका पढ़ा हुआ गद्यांश दिया गया है, तो इसको आपको पढ़कर आंसर देना है। तो देखिए आपका क्या कहता है, गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस
उत्तेजित कर मोती की लड़लियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झरा। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च कक्षाओं से तरुवर है झांक रहे निर्व नभ पर अनिवेश अटल कुछ चिता पर। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका क्या कहता है किस नंबर का प्रश्न। पर्वतों की छाती पर बहने वाले झरने कैसे लग रहे हैं। तो कैसे लग रहे हैं दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोतियों की लड़ियों के समान लग रहे हैं। 22 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए, निर्झरों द्वारा किसका गौरव गान किया जा रहा है। तो निर्झरों के द्वारा किसका जो है गौरव गान किया जा रहा है। तो आपका 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, पर्वतों का। क्या दोस्तों, पर्वतों का। 23 नंबर का प्रश्न आपका कहता है देखिए, तरुवर का क्या अर्थ है। तो तरुवर का क्या अर्थ है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, तरुवर का अर्थ होगा बहुत ऊंचा आकाश। क्या दोस्तों, बहुत ऊंचा आकाश। 24 नंबर का प्रश्न कहता है, कौन किसका गौरव गान कर रहा है। तो कौन किसका गौरव गान कर रहा है दोस्तों। तो 24 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। झरने पर्वतों का जो है गौरव गान कर रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो आगे कहता है देखिए दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। तो आपको ये दिया गया है गद्यांश, इसको आपको जो है ध्यान पूर्वक जो है पढ़ना है और गद्यांश में दिए गए सभी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और जितने प्रश्न पूछे गए उनका आपको आंसर देना है। तो दोस्तों आप लोग जो है वीडियो पोस्ट करके इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 25 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, किस फिल्म के बाद राज कपूर आत्मविश्वास से भर गए। तो किस फिल्म के बाद दोस्तों राज कपूर जो है आत्मविश्वास से भर गए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगम। तो ये संगम शब्द दोस्तों आपका जो है गद्यांश में सबसे फर्स्ट लाइन में ही सबसे पहले ये आपका संगम शब्द दिया हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 26 नंबर का प्रश्न कहता है, मेरा नाम जोकर का निर्माण कब आरंभ किया गया। तो मेरा नाम जोकर का जो है निर्माण कब किया गया दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1965। ये भी आपका दिया हुआ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, 1966 ईस्वी में कवि शैलांद्र की कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई। तो कौन सी फिल्म का प्रदर्शित हुई दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा तीसरी कसम, जो आपका 1966 ईस्वी में शैलेंद्र की फिल्म प्रदर्शित हुई। आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर का प्रश्न कहता है, तीसरी कसम फिल्म में किसने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका निभाई। तो सर्वोत्कृष्ट किसने भूमिका निभाई तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, राज कपूर। क्या दोस्तों, राज कपूर। देखिए आपका क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। टोपी की किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था। तो दोस्तों टोपी की किस बात से जो है घर में बवाल खड़ा हो गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माताजी को अम्मी बुलाने से जो है तो घर में बवाल खड़ा हो गया था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 30 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, हम लोग का लास्ट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का। ठाकुर बाड़ी के प्रति गाँव वालों के मन में क्या है। तो ठाकुर बाड़ी के प्रति गाँव वालों के मन में क्या है दोस्तों। पहला ऑप्शन कहता है अपार श्रद्धा, बी कहता है घृणा, सी कहता है नफरत और डी कहता है प्रेम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपार श्रद्धा। ठाकुर बाड़ी के प्रति गाँव वालों के मन में अपार श्रद्धा है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व किए दोस्तों। 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व किए जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है अच्छी तरीके से 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का 30 प्रश्न को अच्छी तरीके से जो है सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि आपका सब्जेक्टिव प्रश्न 46 सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे कहता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्न में से सिर्फ 6 प्रश्नों का जो है आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों आपको एग्जाम में जो है 8 प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आपको दोस्तों 6 प्रश्न को ही आपको हल करना है। तो आपको 8 प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आपको कितना का प्रश्न को हल करना है। तो आपको 6 प्रश्न को ही हल करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ कहता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्न में से सिर्फ 6 प्रश्नों का उत्तर दें। तो देखिए दोस्तों आपका जो सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेगा आपका दोस्तों
30 आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें कि आपका 31 नंबर से दोस्तों 52 नंबर तक आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग 31 से दोस्तों 52 तक का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए तो हम लोग देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। देखिए 31 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पूछा गया है गोपियों के अनुसार जो है तो राजा का धर्म क्या होना चाहिए, किसके द्वारा दोस्तों, गोपियों के अनुसार जो है राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो उत्तर कहता है आपका, देखिए गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है क्या दोस्तों, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है क्या, प्रजा की रक्षा करना और उसकी हर सुख सुविधा का ख्याल करना। प्रजा की रक्षा करना और उसकी सुख सुविधा का ख्याल रखना। राजा को अपनी प्रजा को भी सताना नहीं चाहिए, तो अपना प्रजा को भी सताना नहीं चाहिए। तो बहुत सिंपल सा है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 32 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कभी बादल से फुहारने, कभी जो है दोस्तों बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। तो कभी है वो बादल से फुहारने रिमझिम बरसने के स्थान पर जो है वो गरजने के लिए क्यों चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों वर्षा कभी जो है दोस्तों वर्षा होने से पहले जो है वो विनाश चाहते हैं, इसलिए दोस्तों रिमझिम बरसने से पहले जो है वो गरजने को कहते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर जो है देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों उत्तर क्या कहता है, कभी बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल का गरजना क्रांति आने का सूचक है, यानी तो बादल जब गरजता है यानी क्रांति यानी कि युद्ध आने का जो है आपका सूचक है। कभी समाज में क्रांति लाना चाहता है, तो कभी जो है दोस्तों क्रांति लाना चाहता है, क्योंकि बादल के गरजने के बाद जल स्वयं बरसता है। तो बादल गरजता है तो उसके बाद जो है स्वयं जो है बादल गरजने के बाद जो रिमझिम है उसको बाद में वो स्वयं बरसाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस तरह से जो 32 नंबर का क्वेश्चन भी है जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग देख लिया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 33 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। दोस्तों आपको जो है बताना है आपके विचार से, ये कौन सा है चैप्टर आपका जो है आपका दोस्तों चैप्टर का नाम है दोस्तों आपका इस चैप्टर का नाम जो है आपका कन्यादान से ये क्वेश्चन है दोस्तों, चैप्टर का नाम है कन्यादान। तो देखिए आपका कहता है आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा, तो आपके विचार से आपको बताना है लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई नहीं देना। तो माँ ने कहा है दोस्तों आप लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई नहीं देना। तो उत्तर देखिए, माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह समाज के बुराइयों पर परिचित है। वह जानती है कि जो लड़की भोली भाली और सरल होती है समाज के कुछ लोग उसको मूर्ख बनाकर उसका शोषण करते हैं। इसलिए माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, मतलब अपने को सरल प्रकट ना होने देना। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, आंसर आपका बहुत सिंपल सा है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से जो है याद कर लीजिएगा। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 34 नंबर का प्रश्न कहता है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। ये आपका दोस्तों चैप्टर का नाम है चश्मे वाले, यानी कि दोस्तों नेताजी का चश्मा। चैप्टर का नाम है आपका कौन सा दोस्तों, 34 नंबर का क्वेश्चन जो लिया गया दोस्तों ये आपका नेताजी का चश्मा से लिया गया है। तो देखिए आपका प्रश्न क्या कहता है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। तो नेताजी ना होते हुए भी जो कैप्टन था दोस्तों उसे जो चश्मे वाला था दोस्तों उसको कैप्टन क्यों कहते थे। तो उत्तर आपका देख लीजिए इस तरह से है, लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह एक देशभक्त था, उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मे का अच्छा नहीं लगता था। तो चश्मे वाला जो था दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा देशभक्त था, यानी कि वो देशभक्त था। तो उनको जो है नेताजी का चेहरा में बिना चश्मे का जो थे चश्मे वाले तो उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह उसे चश्मा पहना देता था। लेकिन लोग उसे कैप्टन उसके मजाक उड़ाने के लिए कहते थे। तो जो लोग थे दोस्तों तो चश्मे वाले को कैप्टन उसके मजाक उड़ाने के लिए कहते थे, परंतु कैप्टन कहने की बात रहस्य ही बनकर रह गई। तो कैप्टन बोलने की बात जो थी वो रहस्य ही बनकर रह गई। इस तरह से हम लोग 34 नंबर का प्रश्न भी देख लिए, आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 35 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, फादर जी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी
क्यों लगती थी, क्यों लगती थी? फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी दोस्तों? उत्तर देखिए, फादर का व्यक्तित्व देवदार के वृक्ष के सामने समान था। फादर का व्यक्तित्व देवदार के वृक्ष के दोस्तों समान था। वे सभी पर अपना प्यार लुटाते थे। उनके कृपा की जो छाया थी उनके शरण में आने वाले सभी पर रहते थे। उनकी प्रेम की छाया सुखद एवं शीतल प्रतीत होती थी। यही कारण है कि उनकी उपस्थिति की छाया जैसी लगती थी। तो चलिए आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 36 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, शहनाई की दुनिया में डुमराव क्यों याद किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है आपका शहनाई की दुनिया में जो है डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो उत्तर देख लीजिए आपका क्या कहता है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है कि प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की जन्म भूमि है। दोस्तों ये डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि दोस्तों प्रसिद्ध शहनाई जो है बिस्मिल्लाह खान है। दोस्तों बिस्मिल्लाह खान, तो ये बिस्मिल्लाह खान की जन्मभूमि है, इसलिए दोस्तों डुमराव को याद किया जाता है। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है वह डुमराव की सोन नदी के किनारे पाई जाती है। कौन सा? डुमराव की सोन नदी के किनारे जो है उस रीड को पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा वाद बजाता है। तो चलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। जितना भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। आप लोग अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 37 नंबर का प्रश्न कहता है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता? तो आपको बताना है आपके विचार से। तो भोलेनाथ जो था ये आपका कृतिका के बुक से लिया गया है। तो कृतिका के बुक से लिया गया है। तो भोलानाथ जो था वो अपने साथियों को देखकर सिसकना है कि रोना क्यों भूल जाता था। तो उत्तर देखिए आपका क्या कहता है। भोलेनाथ की माँ ने उसके सर पर तेल लगा दिया, माथे पर काजल की बिंदी लगाई, यह सब भोलानाथ को पसंद नहीं आया। वो सिसकने लगा। वह सिसकते सिसकते बाहर निकला और बच्चों को झुंड को देखकर सिसकना जो है भूल गया। दोस्तों वो शर्म से जो है बच्चों का झुंड को देखकर सिसकना बंद किया, यानी कि रोना बंद किया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपका 38 नंबर का प्रश्न कहता है, छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो छाया मत छूना कविता में जो दुख है दोस्तों, तो उनको आपको उन दुख के कारणों को स्पष्ट करना है। उत्तर देखिए आपका कहता है, छाया मत छूना कविता में बीते जीवन के सुख की मधुर यादों को ही दुख का कारण बताया गया है। बीते हुए सुख की याद से वर्तमान का दुख और गहरा हो जाता है। बीते हुए सुख को प्राप्त करने के प्रयास हमें विफल हो जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग 38 नंबर का प्रश्न देख लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस तरह से जो दोस्तों आपका 8 जो लघु उत्तरीय प्रश्न था उसमें से 8 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है आगे देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न निम्न में से सिर्फ 6 प्रश्नों का जो आपको उत्तर देना है, जिसमें कि आपको दोस्तों ये आपका 39 से आपका जो है 39 से जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है वो आपका एक प्रश्न दोस्तों 3 नंबर के लिए रहेगा, कि 3 नंबर एक क्वेश्चन का पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आगे प्रश्न क्या कहता है 39 नंबर का। तो देखिए दोस्तों आपका 39 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? दोस्तों मृग तृष्णा किसे कहते हैं? छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ के लिए हुआ है? तो मृग तृष्णा दोस्तों किसे कहते हैं और छाया मत छूना कविता में इसका जो प्रयोग हुआ है तो किस अर्थ के लिए हुआ है आपको बताना है। तो देखिए आपका आंसर है गर्मी की चिलचिलाती धूप। क्या? तो गर्मी की चिलचिलाती धूप में जब रेगिस्तान में या दूर सड़क पर पानी के होने का एहसास होता है, पर पास पहुंचने पर वहां पानी दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों गर्मी में जब आप देखते हैं तो दूर से आपको लगता है कि वहां पे पानी है। दोस्तों आप अगर यहाँ पे हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे पानी है, पर यहाँ से आप यहाँ पे अगर पास आकर देखिएगा तो यहाँ पानी नहीं रहता है दोस्तों। तो आपको वही आप यहाँ से देखिएगा आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे पानी है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ से जब यहाँ पास आकर देखिएगा तो आपको यहाँ कोई पानी नहीं दिखाई देगा, कोई पानी नहीं रहेगा वहाँ पे। तो उसी को यहाँ बताया गया है। तो देखिए क्या कहता है, पर पास पहुँचने पर वहाँ पानी दिखाई नहीं देता है, पानी नहीं दिखाई, उसे ही क्या कहते हैं? तो मृग तृष्णा कहा जाता है। यहाँ मृग तृष्णा का प्रयोग जीवन वैभव
और धन दौलत पाने का अर्थ में किया जाता है, किया गया है। क्या दोस्तों? जीवन वैभव और धन दौलत पाने के अर्थ में किया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 40 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो बिस्मिल्लाह खां को दोस्तों जो शहनाई की मंगल ध्वनि जो है, तो मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है दोस्तों? देखिए आंसर क्या कहता है, लोक गीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। शहनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य यंत्र माना गया है। दोस्तों वाद्य यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इसी कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। चलिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपका 41 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किया? तो दोस्तों आपका जॉर्ज पंचम लाट की जो नाक को पुनः लगाने के लिए जो मूर्तिकार ने थे वो क्या क्या किए थे? बहुत जगह पे दोस्तों मूर्तिकार जो था वो बहुत से जगह पे पत्थर उनका नाक का साइज का जो है पत्थर खोजा, जिस पत्थर से बना था वो पत्थर खोजने के लिए बहुत दूर दूर गए, पर वो पत्थर नहीं मिला। दोस्तों फिर क्या करते हैं, जो बाद में बोला जाता है कि कोई इनका नाक का जो है, कोई इंसान का नाक काटकर जो है लगाया जाता है। देखिए आपका आंसर क्या कहता है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को खोजने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसे सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। दोस्तों सबसे पहले जो है लेखक ने जो है जिस पत्थर से जो मूर्ति बनी थी दोस्तों, जो मूर्ति बनी थी जिस पत्थर से, उस पत्थर की खोज करने के लिए दोस्तों लेखक है वो बहुत दूर दूर तक उन पत्थर की खोज की। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले सरकारी फाइलें ढूंढवाई। फिर भारत के सभी पहाड़ों पर पत्थर की खानों का दौरा किया। फिर भारत के जितने भी पहाड़े हैं दोस्तों उन पत्थर की खानों पर वह दौरा किए, खोजे, ढूंढे, फिर भी वह पत्थर नहीं मिला। फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण किया। तो जितने भी भारत के महापुरुषों हैं उन मूर्तियों का जो तो निरीक्षण किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी गई। दोस्तों उतने खोजने ढूंढने के बाद जब उनका नाक नहीं मिला, कोई मूर्ति में उनका नाक का नाप नहीं मिला है, फिर वो पत्थर नहीं मिला, तो अंत में जो है दोस्तों जीवित आदमी यानी कि जीवित व्यक्ति का जो है नाक को काट कर लगाया गया, जॉर्ज पंचम की नाक पर लगाया गया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 42 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? लिखिए। तो आपको लिखना है किन किन व्यक्तियों के किस रूप में प्रभाव पड़ा। आंसर कहता है देखिए, लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। मुख्य रूप से दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। खांसी हो गई दोस्तों। तो देखिए आपका पहला कहता पिताजी का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ही लेखिका के मन में हीनता की भावना पैदा की। क्या होता है? हीनता का भावना पैदा की। तो देखिए दोस्तों आगे क्या कहते, उन्होंने उसे सखी बनाया, विद्रोह बनाया। उन्होंने ही लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया। उसे रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी से पूरे एक प्रबंध व्यक्तित्व दिया। लेखिका को देश के प्रति जागरूक बनाने में उनके पिता का ही योगदान है। तो उनके पिता का ही जो है योगदान है। आगे कहता है शीला अग्रवाल का प्रभाव। लेखिका को क्रियाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में उनकी हिंदी प्रधान अध्यापिका शीला अग्रवाल का योगदान है। शीला अग्रवाल ने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों को कार्य रूप दे दिया। उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़का। क्या दोस्तों? शोले भड़का। पिता उसे चार दीवारी तक सीमित रखना चाहते थे, परंतु शीला अग्रवाल ने उसे जनजीवन में खुलकर विद्रोह सिखा दिया। तो चलिए हम लोग इस तरह से दोस्तों पहला प्रभाव देख लें, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, कवि ने कठिन अर्थात के पूजन की बात क्यों कही?
तो दोस्तों कवि जो है, कवि ने कठिन अर्थात के पूजन की बात क्यों कही? आपका आंसर देखिए, कवि ने कठिन अर्थात के पूजन की बात इसलिए कही क्योंकि यही सत्य है। भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को दुखी ही करते हैं, किसी मंजिल तक नहीं ले जाते। मनुष्य को आखिर में वास्तविक सच का सामना करना ही पड़ता है, इसलिए उसे पूजन यानी ग्रहण करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 44 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कन्यादान कविता के आधार पर बताइए कि माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो माँ ने ऐसा क्यों कहा दोस्तों, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो ऐसा क्यों कहा था दोस्तों माँ ने? तो उत्तर देखिए, माँ को अपने जीवन को अनुभव था। अपने अनुभव के अनुसार माँ अपने बेटी को विवाहित जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति सचेत कर रही थी। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, या माँ ने इसलिए कहा जिससे उसकी बेटी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके और अत्याचार का शिकार ना होने पाए। चलिए 44 का हम लोग देख लिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो माँ को दोस्तों अपनी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? देखिए आपका उत्तर कहता है, माँ को अपनी बेटी अपनी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि माँ अपनी बेटी के साथ अपने जीवन के सभी सुख दर्द बैठाती थी। वही उसकी सबसे निकट और सच्ची साथी थी। माँ ने अपने बेटी को बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए अपनी बेटी का दान करते वक्त माँ को लगता है कि वह अपनी आखिरी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही है। इसलिए दोस्तों माँ को जो है अपनी बेटी जो है अंतिम पूंजी लग रही थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों आपका 46 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, देखिए, छाया मत छूना कविता हमें क्या संदेश देती है? तो छाया मत छूना कविता हमें क्या संदेश देती है दोस्तों? उत्तर देखिए, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। क्या दोस्तों, जीवन में जो है सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। बीते हुए समय के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना। दोस्तों जो बीते हुए सुख को याद करके जो जीवन के अभी वर्तमान में जो दुख चल रहा है उसे और बढ़ा लेना अनुसूचित है। क्या दोस्तों, अनुसूचित है। कवि के अनुसार हमें वर्तमान में जीना चाहिए। अतीत के सुख या दुख को याद करके हमारे वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। हमारे वर्तमान में जो जीवन चल रहा है उसे खराब नहीं करना चाहिए। या कविता अतीत की यादों को भूलकर वर्तमान का सामना करने एवं भविष्य के संवारने का संदेश देती है। तो चलिए तो हम लोग जो है इस वीडियो में 46 क्वेश्चन को सॉल्व किए। इसमें सब्जेक्टिव टाइप का दोस्तों हम लोग 46 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व किए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए वायरल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं बहुत ही जल्द दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं लाने वाला हूं। और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।